सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड के सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी लोग जो भी प्रशिक्षित बेरोजगार हों, चाहे वो NIOS DLED वाले हों या अन्य राज्यों से DLED वाले हों या BEd वाले हों, BTC वाले हों, BEd ब्रिज कोर्स वाले हों, BPEd वाले हों, CPEd वाले हों, कोई भी व्यक्ति हो, तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो को समझने का भी कष्ट करें कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम करता हूँ। मेरे ठीक पीछे देख लीजिएगा, ये गेहूं के खेत, अभी कल तक आपको गेहूं दिखाई दे रहे होंगे, गेहूं कट गए हैं, आज गेहूं की मड़ाई भी हो चुकी है। ये सब आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। पीछे देखिए, और कितनी भयंकर धूप यहाँ पर लगी हुई है। इस धूप में भी मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। आप लोग कमेंट करने में पता नहीं क्यों वो कंजूसी करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कमेंट करने में कंजूसी ना करें। जो गुंजाइश हो है तो वो गुंजाइश ठीक है, लेकिन कहाँ पर आपका हित है, कहाँ पर नहीं है हित, तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, BEd ब्रिज कोर्स के संबंध में सवाल उठता है। तो हम बात करते हैं कि या BEd वालों की बात में सवाल उठता है, हम बात कर लेते हैं NCT द्वारा जारी अधिसूचना 28/6/2018 के उपरांत BEd प्लस 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो द्विवर्षीय DLED, 4 वर्षीय BLED और द्विवर्षीय DED के समान शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि 28/6/2018 के अधिसूचना की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे लोग गए तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मिलने गए तो उन लोगों से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि आपका जो मामला है वो सेवा नियमावली में नहीं है, सेवा नियमावली में नहीं है, इसलिए जो है कि हम लोग जो है कि आप लोगों को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर बहुत बारीक से सवाल देखिएगा। पहले जो है कि 2007, 8, 9 तक जो है कि जब भी भर्तियाँ आई हैं तो तब जो है CBEd वालों को भी लिया गया है, BPEd वालों को भी लिया गया है और DPEd वालों को भी प्राथमिक अध्यापक के रूप में नियुक्तियाँ दी गई हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में उत्तराखंड में। 2009 तक के सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो CPEd वाले होंगे, BPEd वाले हैं, वो लोग जो हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर था। BEd वालों का उतना सिलेक्शन नहीं हो पाया था जितना कि DLED वालों का, CPEd वालों का, BPEd वालों का हो गया। तो अब बात आती है कि प्राथमिक शिक्षक जो लोग बन सकते हैं 2018 के अधिसूचना में, उसमें सबको जो है कि सेम कैटेगरी में रख दिया कि यानी कि BEd प्लस 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो भी जो है DLED के समकक्ष माने जाएंगे। ये आपने बिहार की भी सेवा नियमावली पढ़ा। अब उनको भी जो है कि चयन वेतनमान दिया जाएगा, उनका भी जो है कि वेतन क्रम लग गया है। DED वालों की बात जो मैं आपको परसों अगले वीडियो में बता रहा था, उस वीडियो में उनको भी जो है इसके समकक्ष मानते हुए बिहार सरकार ने ऑर्डर दे दिया था। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो लोग DED वाले थे और उसके बाद जो है कि उन लोगों ने संवर्धन कोर्स की बात करी थी। संवर्धन 6 महीने का संवर्धन कोर्स द्विवर्षीय DED जो है कि IGNOU से किया हुआ था। तो सेवा नियमावली, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जैसा कि निदेशक महोदया ने कह दिया है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक महोदया ने कह दिया है कि आपका मैटर जो है कि आपका जो मामला है वो सेवा नियमावली में नहीं है, तो इसलिए हमने आप लोगों को नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, सेवा नियमावली में तो 2016 में इसको जोड़ा गया है, लेकिन वरीयता वाली जो बात आई तो वरीयता किसको दी गई है। तो ये चीज़ है कि वरीयता जो है कि वरीयता के आधार पर अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को ले रहे हैं तो विभाग ने जो है सेवा नियमावली 2012 में परिवर्तन करके वरीयता जो है कि DLED को जो है कि DLED आहारधारिताओं को, जो DLED आहारताधारी अभ्यर्थी हैं, उनको उन्होंने प्रथम वरीयता दे दी। तो वरीयता, अब BEd वालों को कौन सी वरीयता दी ये भी नहीं पता, और अन्य प्रदेशों के BTC या DLED को क्या वरीयता दी वो भी नहीं। 4 वर्षीय DLED वालों को क्या वरीयता दी ये आप लोगों को किसी को भी पता है? आपने
सेवा नियमावली देखी, सेवा नियमावली 2012 में परिवर्तन करके उन्होंने नियम 9A के तहत जो सेवा नियमावली में DLED अभ्यर्थियों को पहली वरीयता चयन प्रक्रिया में दी है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से, सभी उम्मीदवारों से पूछना चाहता हूं जो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया है, जो ये B.Ed योग्यताधारी हैं, DLED योग्यताधारी हैं, NIOS DLED योग्यताधारी हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कौन सी वरीयता दी गई है। B.Ed वाले, जो B.Ed वाले कह रहे हैं कि NIOS वाले क्या पकड़ेंगे, ये देखा B.Ed वालों का, तो मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि चलो नियम 9 के तहत जो है कि डाइट DLED योग्यताधारियों को उन्होंने प्रथम वरीयता दी है, तो B.Ed वालों को कौन सी वरीयता है। जो राज्य में वर्षा अनुसार जो है कि वर्षवार जो है कि B.Ed वालों का चयन हो रहा है, तो उनको कौन सी वो वरीयता दी गई, कौन से नंबर पर, द्वितीय वरीयता है या तृतीय वरीयता है। अगर वरीयता दी है तो अन्य प्रदेशों के जो DLED वाले हैं उनको कौन सी वरीयता दी गई है। जो लोग अन्य प्रदेशों से DLED करके आए हैं उनको क्या वरीयता, NIOS DLED वालों को कौन सी वरीयता दी गई है। तो साथियों, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2012 की सेवा नियमावली को परिवर्तन क्यों किया गया। 28/6/2018 की सेवा नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया को क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं करा जा रहा है। इतनी चढ़ी धूप में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ऊपर से माथे में पसीना देख लीजिए, तो आप जितनी गुंजाइश है उतना तो आप अपना सवाल रखेंगे ना। ठीक है, अब रही बात कि आपने देख लिया होगा कि 2006 B.Ed सिलेक्शन प्रोसेस में आ रहा है। बहुत सारे वीडियो में लोगों ने लिखा था कि 2014 वाला भी सिलेक्शन प्रोसेस में आया है। देखिए, 2014 वाला सिलेक्शन प्रोसेस में क्यों आया होगा, या तो उसकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन होगा, जैसे कि EWS की बात होगी, या जो है कि नेशनल प्लेयर होगा या इंटरनेशनल प्लेयर होगा, ठीक है, या जो है भूतपूर्व सैनिक भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरी बात बता रहा हूँ, PCM वाले की बात आ रही, 2007 वाले PCM ग्रुप के जो हैं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 2009 के आ रहे हैं, वो ZBC ग्रुप के हैं, अन्य साइंस वाले 2009 के आ रहे हैं। अब मैं आपको पूरी बात बता दूं, जो भर्ती प्रक्रिया है उस सिलेक्शन प्रोसेस में 2006 कंप्लीट नहीं आ पाएगा आर्ट ग्रुप में, और PCM ग्रुप में 2007 कंप्लीट नहीं आ पाएगा। 2008 भी आ रहा है, लेकिन देखिए सामान्य की प्रोसेस की बात बता रहा हूँ, आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। 2007 भी आना मुश्किल है, क्योंकि PCM और अन्य साइंस में जो है कि कहीं पर जो है कि लोगों का बहुत सारे इस तरीके के रुझान आ रहे हैं कि सर हम 2007 के हैं, हमारा नहीं आया, अन्य साइंस में है, तो क्यों नहीं आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये आपको बता देता हूँ कि 2006 सामान्य B.Ed 2006 कंप्लीट नहीं आ पाएगा भर्ती प्रक्रिया में, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दूसरी बात जो अब जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है कि शिक्षक शैक्षिक योग्यताएं या शिक्षक चयन प्रक्रिया में जो है शैक्षिक योग्यताएं क्या रखी गई हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रखा गया है, क्या चयन का आधार रखा गया है, इस बारे में मैं अभी बात नहीं करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड B.Ed ब्रिज कोर्स ने संगठन बना लिया है, और संगठन के अध्यक्ष ने का कहना है कि आप लोग जितने भी B.Ed ब्रिज कोर्स वाले हैं उत्तराखंड के, वो संगठन से जुड़ सकते हैं। तो संगठन के लेटर हेड में जो है कि सभी लोगों के नंबर लिखे हैं, आप उन नंबरों पर जो है कि संपर्क कर सकते हैं। तो दूसरी बात देखिए, अब रही कोर्ट की बात। कोर्ट में भी ये जो मामला है, देखिए जो मामले हैं, हम लोग जो कोर्ट गए हैं, कोर्ट में भी देखिए वरीयता B.Ed वालों को भी दे रहे हैं। तो B.Ed के आधार पर तो हमको है, लेकिन हम जो है कि स्पेशली जो है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स का जो आधार कह रहे हैं, वो आधार हम भावनात्मक रूप से कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार चाहे तो सेवा नियमावली में पहले उसको कंसिडर करेगी, तो अब वो कंसिडर सेवा नियमावली में उसको जो है कि स्पष्ट करेगी। उसकी जो है स्पष्ट टिप्पणी अभी भी सेवा नियमावली में B.Ed ब्रिज कोर्स को लेकर के नहीं है। B.Ed को लेकर के है, B.Ed ब्रिज कोर्स को लेकर के नहीं है। तो सबसे पहले जो सेवा नियमावली में स्पष्ट व्याख्या होगी, स्पष्टीकरण होगा, उसमें जो है कि उसको डिस्क्राइब करना होगा। क्लियर डिस्क्रिप्शन जो है कि जब तक उसमें नहीं लिखा जाएगा, डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो हमारा आधार क्या रहेगा, हमारा वजूद क्या रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
ये सवाल जो है कि प्रश्न चिन्ह करता है कहीं न कहीं। आप लोग जो है कि अगर आप कोर्ट भावनात्मक रूप से नहीं सोचती है, हमें लगातार नियमों के अनुसार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, नियमों के अनुसार से चलते जा रहे हैं। हम उस मैटर तक पहुंच गए कि जहां नियमावली की बात आ रही है। तो इसलिए मैं जो भी लेटर हेड जितने भी नंबर लिखे हैं, तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब तक सरकार चाहती है, सरकार चाहे तो नियमावली में चेंजेस करने के लिए चाह सकती, जब तक आप लोग संगठित होकर के नियमों को चेंज करने की नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि और दूसरी बात जो बीएड वाले हैं कि आपको कौन सी वरीयता मिली है भाई साहब, वो भी देखिएगा। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, हमने जो है कि अपने एडवोकेट को राजस्थान की रिट भी पूरी पढ़ा रखे, राजस्थान वालों के नियम कॉलम भी सारे पढ़ा रखे हैं। हम कोर्ट के लेवल पर बहुत आगे पहुँच चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि आपको वरीयता कौन सी है, अपनी वरीयता को देखें। चाहे कोई भी प्रशिक्षित बेरोजगार है, वरीयता के आधार पर आपको कहां पर हैं ये भी देखिए। तो नियम 9 में जो है कि डीएलएड वालों को वरीयता दी गई है 2012 की सेवा नियमावली में, उसको भी स्पष्ट करिए, उसकी परिभाषा क्या है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो साथियों, बाकी आप लोगों से कुछ नहीं कह करके, जो भी है आप लोग एनआईवॉस डीएलएड वाले हैं या राज्य के किसी भी कॉलेज से बीएड प्रशिक्षित हैं, टीईटी पास हैं, बीएड ब्रिज कोर्स हैं, डीपीएड हैं, सीपीएड हैं, बीपीएड जो भी हैं, आप लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, तब तक आप कहीं पर भी वो नहीं कर पा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ही ग्रुप में डाला था, प्री प्राइमरी जो है कि प्री प्राइमरी वाल आंगनबाड़ी को न दे करके जेबीटीसी को दिया जाएगा। हिमाचल राज्य में सरकारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता, वहाँ की पब्लिक इतनी जागरूक है, अगर सरकारी चीज़ को कहीं पर भी डिस्ट्रॉय करने की बात आती है तो पब्लिक एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं, प्राइवेटीकरण का विरोध करते हैं। प्राइवेटीकरण का जो प्राइवेटीकरण होता है उसका विरोध करते वो कहते हैं कि सरकारी सिस्टम को रखा जाए, सरकारी सिस्टम को बरकरार रखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम को बर्बाद होते देख रहे हैं सब लोग, सरकारी सिस्टम को ध्वस्त किया जाता है, सरकारी सिस्टमों में लगातार गिरावट आ रही है, तब भी हमारी पब्लिक जागरूक नहीं है। हम सरकारी सिस्टम को जो है कि बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप, मैं, दूसरा, अन्य, तीसरा, सबको सरकारी सिस्टम को बचाने की बात करनी चाहिए। सरकारी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी सिस्टम को आज भी बचा करके रखा। सरकारी सिस्टम अगर सबसे आगे कहीं पर है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश में जो है कि जो वहाँ के संविदा कर्मचारी हैं वो भी सरकारी सिस्टम के साथ खुश हैं। हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी भी सरकारी सिस्टम के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कम कह रहा हूँ, ज़्यादा समझना। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय हिंद।